हेलो। जिनका सेमेस्टर 6 है और मेन हिंदी है उनके लिए पेपर 17 का एक प्रश्न है। समालोचना की विकास यात्रा प्रस्तुत कीजिए अथवा हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास को रेखांकित कीजिए। जिसको हम देखेंगे प्रस्तावना, समीक्षा का उद्भव, समीक्षा का विकास, शुक्लयुगीन आलोचना, शुक्लोत्तर आलोचना का विकास, स्वातंत्रोत्तर आलोचना और उपसंहार के रूप में देखेंगे। और इनमें भी हम अलग से इन मुख्य मुद्दों के साथ इन मुद्दों में हम अन्य मुद्दों की भी चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं इसके उत्तर को। आधुनिक युग में गद्य के आविर्भाव एवं नई गद्य विधाओं के आरंभ के साथ आलोचना का भी प्रारंभ हुआ है। हिंदी में जिस आलोचना का विकास हुआ है उसकी जड़ें संस्कृत साहित्य में मिलती है। संस्कृत में अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य और रस संप्रदायों का विकास हुआ था, जिसमें आलोचना के दर्शन होते हैं, किंतु इनका स्वरूप आधुनिक आलोचना से भिन्न था। ये आलोचना टीकाएं, भाष्य, शास्त्रार्थ पद्धति, निर्णय पद्धति, खंडन मंडन आदि के रूप में थी, परंतु आलोचना के आधुनिक स्वरूप पर पाश्चात्य प्रभाव मिलता है। इस अर्थ में हिंदी में आलोचना का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। इसके विकास क्रम को हम अलग अलग मुद्दों में देखते हैं। तो हम देखते हैं समीक्षा का उद्भव। हिंदी साहित्य में प्रायः सभी गद्य विधाओं का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। भारतेंदु हिंदी समालोचना के भी जन्मदाता है। उन्होंने नाटक नामक विस्तृत ग्रंथ लिखकर सैद्धांतिक समीक्षा का सूत्रपात किया। भारतेंदु ने भारतीय और पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का समन्वय किया है। भारतेंदु के अतिरिक्त प्रेमधन और बालकृष्ण भट्ट ने भी समीक्षाएं लिखी हैं। समालोचना का यह प्रारंभिक युग है, जिसका विकास द्विवेदी युग में मिलता है। अब हम देखते हैं समीक्षा का विकास अथवा द्विवेदी युगीन समीक्षा। द्विवेदी युग में आलोचना का अच्छा विकास हुआ। लाला सीताराम ने कालिदास की कृतियों का अनुवाद किया था। इन ग्रंथों पर गंगा प्रसाद अग्निहोत्री ने एवं अंबिकादत्त व्यास ने आलोचनाएं लिखी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हीं की पुस्तक आलोचना परंपरा में कालिदास की निरंकुशता, नैषद चरित चर्चा, विक्रमादेव चरित चर्चा आदि ग्रंथ लिखकर आलोचना के विकास के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया। वस्तुतः द्विवेदी जी की समीक्षा का गंभीर रूप प्रस्तुत करने में असमर्थ रही है। मिश्र बंधुओं ने
तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात किया। इन्होंने अपने हिंदी नवरत्न नामक आलोचना ग्रंथ में देव और बिहारी की तुलना करते हुए देव को हिंदी का सबसे बड़ा कवि घोषित किया था। इसके विपरीत पद्मसिंह शर्मा ने देव की तुलना में बिहारी को श्रेष्ठ घोषित किया था। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने भी देव और बिहारी नामक आलोचना ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से श्रेष्ठ सिद्ध किया। शुक्ल जी ने इस आलोचना को पुरानी परिपाटी की सुंदर आलोचना कहा है। सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में श्याम सुंदर दास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने भाषा विज्ञान और भाषा रहस्य जैसे भाषा विज्ञान के अध्ययन में उपयोगी समीक्षा ग्रंथ लिखे। इस युग में साहित्य की सभी प्रमुख विधाओं का सैद्धांतिक विवेचन किया गया। द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचकों के आगमन से हिंदी आलोचना में एक नया मोड़ दिखाई देने लगा। इस युग के उत्तरार्ध में आलोचना में मौलिक और गंभीर चिंतन दिखाई देता है। रहस्यवाद का विवेचन करते हुए आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद संबंधी अनेक भ्रांतियों का निराकरण किया। तुलसी और झांसी के काव्य सौंदर्य का उद्घाटन करते हुए रस और अलंकार का विन्यासकार रस पद्धति को महत्व दिया गया। इस प्रकार हिंदी आलोचना को विकासोन्मुख बनाने में आचार्य शुक्ल का सर्वाधिक योगदान है। शुक्ल जी के योगदान को लक्ष्य करते हुए नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का कार्य किया। वह हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरण रहेगा। डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि उनके समान मेधावी आलोचक किसी भी भारतीय भाषा में नहीं है। अब हम देखते हैं शुक्ल युगीन आलोचना। इसमें हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि साहित्य की धाराओं का क्षेत्र, प्रसिद्ध रचनाओं का क्षेत्र। अब हम देखते हैं शुक्ल युगीन आलोचना। द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में ही आचार्य शुक्ल ने समीक्षा लिखना शुरू कर दिया था। आगे चलकर एक समर्थ समीक्षक के रूप में वे प्रतिष्ठित हो गए। उनके नाम पर इस युग में लिखी गई समीक्षा को शुक्ल युगीन आलोचना कहा जाता है। शुक्ल जी ने गंभीर और चिंतन प्रधान आलोचना के लिए नए द्वार खोल दिए हैं और नए मानदंडों की स्थापना की।
शुक्ल जी के आलोचना की मूल संवेदना लोक मंगल की भावना है। उन्होंने समीक्षा के प्रमुख दो क्षेत्रों को स्वीकारा, एक साहित्य की धाराओं का क्षेत्र और बे प्रसिद्ध रचनाओं का क्षेत्र। अब हम देखते हैं साहित्य की धाराओं का क्षेत्र। इसके अंतर्गत इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इतिहास के अंतर्गत इन्होंने हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक सामग्री को व्यवस्थित किया। शुक्ल जी ने संपूर्ण इतिहास को चार कालखंडों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक कालखंड का नामकरण किया और उसकी विविध प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला। शुक्ल जी के बाद अनेक इतिहास ग्रंथ लिखे गए और उनकी अनेक स्थापनाओं का खंडन भी हुआ, परंतु आज भी उनका इतिहास ग्रंथों में मीन स्तंभ है। अब देखते हैं प्रसिद्ध रचनाओं का क्षेत्र। इसके अंतर्गत तुलसी, सूर और झांसी की समीक्षाएं की गई। शुक्ल जी ने इन कवियों की रचनाओं का संपादन किया और उनके जीवन के विषय में खोजबीन के साथ ही तुलनात्मक समीक्षा भी की और झांसी को योग्य स्थान दिलाया। सूर की समीक्षा करते हुए शुक्ल जी ने सूर तुलसी ससी की तुलना का उत्तर दिया और तुलसी को भारतवर्ष का लोकनायक सिद्ध किया। आचार्य शुक्ल जी ने भारतीय और पाश्चात्य दोनों समीक्षा पद्धतियों का समन्वय किया और सर्वमान्य साहित्यिक सिद्धांतों को अपनाकर एक नई समीक्षा पद्धति का विकास किया। इनके अंतर्गत नई और पुरानी कृतियों की समीक्षाएं की गई। आचार्य शुक्ल की परंपरा में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर सत्यदेव चौधरी, नंद दुलारे बाजपेयी, श्याम सुंदर दास, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामकुमार वर्मा आदि ने समीक्षाएं लिखकर इसके विकास में अपना योगदान दिया है। अब हम देखते हैं शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना का विकास। जिसे हम देखेंगे शास्त्रीय सिद्धांतिक आलोचना, समन्वयवादी आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना अथवा मार्क्सवादी आलोचना, मनोविश्लेषणवादी आलोचना, प्रयोगवादी या रूपवादी आलोचना, प्रभाववादी आलोचना, तुलनात्मक आलोचना के रूप में इसे हम देखेंगे। अब देखते हैं हम शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना का विकास। आचार्य शुक्ल जी के बाद हिंदी आलोचना का विकास अत्यंत तीव्रगामी रूप से हुआ। अनेक प्रकार की धाराओं में आलोचना का प्रवाह बहा, जिसे अलग अलग मुद्दों में हम देखेंगे।
जैसे कि शास्त्रीय सैद्धांतिक आलोचना। इस युग में गुलाब राय, रामदरस मिश्र, आचार्य बलदेव प्रसाद मिश्र आदि आलोचकों ने शास्त्रीय सैद्धांतिक आलोचनाएं लिखी। गुलाब राय ने काव्य के रूप तथा सिद्धांत और अध्ययन जैसे ग्रंथ लिखे। अब हम देखते हैं शास्त्रीय सैद्धांतिक आलोचना। इस युग में गुलाब राय, पंडित रामदीन मिश्र, आचार्य बलदेव आदि आलोचकों ने शास्त्रीय सैद्धांतिक आलोचनाएं लिखी। गुलाब राय ने काव्य के रूप तथा सिद्धांत और अध्ययन जैसे ग्रंथ लिखे। अब देखते हैं समन्वयवादी आलोचना। नंद दुलारी वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तथा डॉक्टर नगेंद्र आदि समीक्षकों ने समन्वयवादी आलोचनाएं लिखी। इन्होंने भारतीय और पाश्चात्य समीक्षाएं के विविध सिद्धांतों का समन्वय किया। डॉक्टर नगेंद्र ने आलोचना को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूपों में आगे बढ़ाया है। इन्होंने भारतीय और पाश्चात्य समीक्षा के विविध सिद्धांतों का समन्वय किया। डॉक्टर नगेंद्र ने आलोचना को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूपों में आगे बढ़ाया है। इन्होंने भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की पुस्तकों की विद्वतापूर्ण भूमिकाएं लिखी है। अब हम देखते हैं प्रगतिवादी आलोचना अथवा मार्क्सवादी आलोचना। मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर डॉक्टर रामविलास शर्मा, रांगे राघव, अमृत राय, डॉक्टर नामवर सिंह, शिवदास सिंह चौहान और शिव कुमार मिश्र आदि ने मार्क्सवादी आलोचना पद्धति का सूत्रपात किया। मार्क्सवादी आलोचना में सामाजिक संदर्भ और प्रगतिशीलता पर दृष्टि रखी गई है। अब हम देखते हैं मनोविश्लेषणवादी आलोचना। हिंदी में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड, एडलर आदि के सिद्धांतों के आधार पर अज्ञेय, इलाचंद जोशी, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर नगेंद्र आदि ने आलोचनाएं लिखी। इन आलोचकों ने काम कुंठाई, लघुता ग्रंथि, अहम का विकास, स्वरति, आत्मपीड़न आदि के आधार पर मध्य युग और आधुनिक युग की रचनाएं एवं रचनाकारों की समीक्षाएं की। अब हम देखते हैं प्रयोगवादी या रूपवादी आलोचना। अज्ञेय धर्मवीर भारती, डॉक्टर जगदीश गुप्त और लक्ष्मीकांत वर्मा जैसे प्रयोगवादी कवियों ने इस प्रकार की आलोचना पद्धति का प्रवर्तन किया। इसके अंतर्गत कला के लिए का आदर्श अपनाया है। अब हम देखते हैं प्रभाववादी आलोचना। किसी साहित्य रचना का आलोचक पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस सिद्धांत के आधार पर प्रभाववादी आलोचना का आरंभ हुआ। पंत, प्रसाद, महादेवी और निराल आदि के काव्य संग्रहों की भूमिका के रूप में इस पद्धति का विकास हुआ। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी, गंगा प्रसाद पांडे आदि ने इस प्रकार की आलोचना का सूत्रपात किया था। अब हम देखते हैं तुलनात्मक आलोचना। दो ग्रंथों की या ग्रंथकारों की या एक विधा की दूसरी विधा के साथ तुलना करने की पद्धति पर इस प्रकार की आलोचना का विकास हुआ है।
जो प्रायः शोध प्रबंधों के रूप में लिखी गई है। इसका विकास स्वातंत्रोत्तर काल के में सर्वाधिक हुआ है। अब हम देखते हैं स्वातंत्रोत्तर आलोचना। स्वातंत्रोत्तर काल में आलोचना का अच्छा विकास हुआ और विस्तार भी हुआ। पूर्ववर्ती धाराओं की आलोचना के क्षेत्र में नए आलोचकों का आगमन हुआ है। भगीरथ दीक्षित, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, सुरेश गुप्त, लक्ष्मी नारायण सागर, वार्ष्णेय नेमिचंद्र जैन, विवेकी राय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, डॉक्टर नगेंद्र, नए स्वरों से आज की आलोचना अपने अस्तित्व की घोषणा कर रही है। कृति के माध्यम से कृति को पहचानों का स्वर बुलंद हो रहा है। आज साहित्यिक कृतियों की एवं विधाओं की तुलना करने वाली तुलनात्मक आलोचना का प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा है। अब हम उपसंहार के रूप में यह कह सकते हैं कि जिस आलोचना का सूत्रपात भारतेंदु काल में हुआ था, उसने निरंतर अपनी दिशा तलाशने का प्रयास किया है। इस युग में आलोचना बहुरूपी, बहुमुखी और बहुधर्म बनी है। आलोचकों को मौलिक दृष्टि ने इसे सजाया और संवारा है। यह प्रश्न यहाँ पर